हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल यूनिक 24 क्लास में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 7 एनटीपीसी का। ठीक है, एनटीपीसी का जो प्रैक्टिस सेट है 6 प्रैक्टिस सेट 6 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो 7 नंबर का जो सेट प्रैक्टिस है वो हम लोग आज करेंगे। और किसका हो चल रहा है, ये तो जीएस का चल रहा है और पीवाईक्यू बेस्ड है। ठीक है, 2025 में इसका एग्ज़ाम जल्द ही आने वाला है, तो जुड़ जाइए आप लोग जल्दी से और अपना तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि पिछला क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, उसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो पिछला क्लास में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन किए थे कि इन विच फॉर्म डाटा इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर, मतलब जो कंप्यूटर में जो डाटा है वो किस रूप में संग्रहित किया जाता है। तो उसका हम लोगों ने आंसर चूज किया था बाइनरी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डज द रिवर गोदावरी ओरिजिनेट, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है। तो प्लेस वगैरह हम लोग डिटेल्स में देखे थे। उसमें सिंपल ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, तो ब्रह्मगिरी हिल्स दिया हुआ था, मतलब ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। थर्ड क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था व्हेन वाज रिवोल्ट ऑफ 1857 फाइनली सप्रेस्ड बाय ब्रिटिश, 1857 का विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था। तो कब दबाया था, तो 1859 को दबाया था। इसका डिटेल डिस्कशन हम लोग किए थे। ठीक है, अगर आप नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने किया था व्हेन वाज द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन फॉर्म्ड, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था। तो 1924 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन, मतलब भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो कहाँ पर स्थापित किया गया था, कोलकाता में किया गया था। ठीक है, सब एक ही वर्ष में हुआ था, कोलकाता, मद्रास, मुंबई सब एक ही वर्ष में हुआ था। ठीक है, लेकिन जो कोलकाता में हुआ था उसका डेट आ गया था। डिटेल डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था इन विच ईयर वेयर द वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स स्टार्टेड बाय नीति आयोग, नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो कब शुरू किया गया था, तो 2016 में शुरू किया गया था। ठीक है, पूछा था यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। फुल फॉर्म भी पूछता है तो आप और भी फुल फॉर्म देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है, इन विच स्टेट द गांधी सागर डैम इज सिचुएटेड। तो कहाँ पे स्थित है ये, तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड ऑन, मतलब कि जो भारतीय संविधान में जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, मतलब पहला संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था। तो कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। हम लोग भली बात ही जानते हैं कि जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था कब, तो 1950 में। ये 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब से हुआ, तो 26 नवंबर 26 जनवरी 2000, 2000 नहीं, 26 जनवरी 2000, फिर से बोल रहे हैं 2000, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था व्हेन वाज इनसेट 1B कमीशन, इनसेट 1B को कब शुरू किया गया था। तो कब शुरू किया गया था, तो 1983 में शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कल पिछला सेशन का जो होमवर्क भी था आप लोगों का। और प्रश्न ये था व्हाट वाज द कोड नेम फॉर पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट 2, पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था। ऑप्शन है आपका लाफिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन शक्ति या ऑपरेशन रिसर्च। पहले देख लेते हैं हम लोग इसका डिस्कशन। ठीक है, देखिए क्या हुआ था कि 1998 में राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया। ठीक है, कब किया गया था, तो 1998 में किया गया था। कहाँ पे, राजस्थान के पोखरण में। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का जो कोड नाम था वो क्या था, तो ऑपरेशन शक्ति था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो पोखरण परमाणु परीक्षण 2 था उसका कोड नाम क्या रखा गया था, तो ऑपरेशन शक्ति रखा गया था। और ये पोखरण कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, 11 मई 1998 को किए गए परमाणु परीक्षण के उपलक्ष्य में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, किस रूप में, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में। और ये कब घोषित किया गया था, तो 11 मई को, किसके उपलक्ष्य में,
तो जो 11 मई 1998 को जो परमाणु परीक्षण किया गया था ना पोखरण में, उसके उपलक्ष्य में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की घोषणा की गई है कि इस दिन हम लोग 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जो पोखरण है, पोखरण 1 का, अब जैसे देखिए पोखरण 2 यहाँ पे नाम मिल रहा है हम लोगों को, क्या नाम मिल रहा है इसमें, पोखरण 2। तो जब पोखरण 2 नाम मिल रहा है तो क्या जरूर है ये कि तो पोखरण 1 भी तो नाम रहा होगा ना, पोखरण 1 भी नाम रहा होगा। तो जब पोखरण 2 का नाम है, कोड नाम है ऑपरेशन शक्ति, तो पोखरण 1 का कोड नाम क्या था, तो पोखरण 1 का कोड नाम क्या था, तो स्माइलिंग बुद्धा था। ठीक है, अगर यहीं पे पूछता पोखरण 2 के जगह पोखरण 1 का पूछता तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता, तो स्माइलिंग बुद्धा सही होता। लेकिन यहाँ पे 2 का पूछा है तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑपरेशन शक्ति करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि परीक्षण जो है कब किया गया था, तो 1974 में किया गया था। जो पोखरण 1 का जो परीक्षण किया गया था वो 1974 में किया गया था, और पोखरण 2 का ठीक 24 ईयर्स के बाद 1998 में किया गया था। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे लाफिंग बुद्धा का नाम आया है, कौन सा बुद्धा, लाफिंग बुद्धा का नाम आया है। तो लाफिंग बुद्धा आप लोग देखे होंगे, ये एक गोल मटोल आदमी, मोटा पूरा रहता है, और वो क्या होता है, पेट पूरा बाहर निकला होता है, और वो पूरा खुशी से हंस रहा होता है, पूरा दांत निकाल के, मतलब पूरा हा करके हंस रहा होता है। ठीक है, तो मोटा पेट होता है, सौभाग्य, खुशी और प्रचुरता का प्रतीक है। ये किसका प्रतीक है, लाफिंग बुद्धा सौभाग्य, खुशी और प्रचुरता का प्रतीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है, हु बिल्ट द सांची स्तूप, मतलब सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया, तो हम लोग सब जानते हैं कि किन्होंने करवाया था, तो ये सम्राट अशोक ने करवाया था। ठीक है, सांची के स्तूप का निर्माण कौन करवाए थे, तो सम्राट अशोक करवाए थे। और भी ऑप्शन है आपका, बिंदुसार, चाणक्य, चंद्रगुप्त, तो इन्होंने नहीं करवाया था, कौन करवाए थे, तो अशोक करवाए थे। ठीक है, देखते हैं हम लोग, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में, तो ये तो ठीक है, आपको याद रह जाएगा कि सांची का स्तूप का निर्माण अशोक करवाए थे। लेकिन ये कहाँ पे है, क्या क्या खासियत है, ये सब तो पूछेगा ही ना। सांची का स्तूप जो है सो कहाँ पे स्थित है, तो मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची में 3 स्तूप है, सांची में कितना स्तूप है, तो 3 स्तूप है, जिसकी खोज कौन किया था, तो कनिंघम ने किया था। खोज कौन किए थे, तो कनिंघम खोज किए थे। ठीक है, अगर आप लोगों को यह नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं उनको सेंड कर दूंगा। ठीक है, ये नोट्स 2 कॉपी इसी तरह से, या ये मिटा हुआ रहेगा, सिर्फ नोट्स ही जाएगा आपको। मेरा नंबर है 9523531467। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा तो आप मैं यहाँ लिख देता हूँ 9523531467। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको ये जो नोट्स है वो मिल जाएगा। ठीक है, आप नोट्स लिख के हाई कीजिएगा, और किस टॉपिक का नोट्स चाहिए आप वो लिख दीजिएगा, मैं उस टॉपिक का नोट्स आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, पर्सनली सेंड कर दूंगा, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इससे हम लोग शुरू करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। ये था आपका कि सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, और इसमें 3 स्तूप है, जिसका खोज कौन किया था, तो कनिंघम ने किया था। सांची का जो मुख्य स्तूप है, ठीक है, मुख्य स्तूप पहाड़ी के पश्चिमी भाग में बना है। कौन से भाग में, तो वेस्ट भाग में बना है। ठीक है, जिसे सम्राट अशोक द्वारा निर्मित माना जाता है। ठीक है, जो मुख्य स्तूप है ना वो पश्चिमी भाग में बना हुआ है, जिसे किसके द्वारा निर्मित माना जाता है, तो सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित माना जाता है। ठीक है, कभी कभी प्रश्न यहाँ से भी बन जाता है कि किस भाग में स्थित है। ठीक है, तो पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन भी कभी कभार पूछ सकता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में ये क्या है, शामिल है। यूनेस्को का जो विश्व धरोहर स्थल है उसमें ये क्या है, शामिल है। ठीक है, मैं कभी स्पेशली यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल का लेकर के आऊँगा सेशन। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये जो सांची का स्तूप है जो सम्राट अशोक द्वारा निर्मित किया गया है वो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ठीक है, अब देख लेते हैं, थोड़ा बिंदुसार का चर्चा है तो बिंदुसार के बारे में जान लेते हैं। तो बिंदुसार का जो शासनकाल था 297 से 273 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे ये, इनका माता का नाम दुर्धरा था। हम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य है जो है सो स्थापना किए थे इस मतलब कि शासन का। तो अब देख लेते बिंदुसार, तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, और माता कौन थे इनके, तो दुर्धरा थे।
चाणक्य का नाम आया तो चाणक्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चाणक्य एक शिक्षक, दार्शनिक और अर्थशास्त्री और राजनेता थे, ठीक है, जिन्होंने भारतीय राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में से बहुत लोग इसको इकोनॉमिक्स समझ लेते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स नहीं है, ये राजनीति के बारे में लिखा हुआ था उसमें, ठीक है। मतलब जो सम्राट अशोक का जो, या मतलब कि ये मौर्य शासन है उसका मतलब राजनीति के बारे में लिखा हुआ था, राजनीति और अर्थशास्त्र का विज्ञान लिखा था इसमें। उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन? तो चाणक्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य राजवंश के संस्थापक थे। ये मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनका शासनकाल लगभग 321 से 297 ईसा पूर्व तक चला था। उसके बाद बिंदुसार बने थे, फिर उसके बाद अशोक बने थे, सम्राट अशोक बने थे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे कमेंट में उत्तर देना है कि अशोक जो है, सम्राट अशोक, तो सम्राट अशोक का शासनकाल कब से कब था? आप लोगों के लिए प्रश्न है कि सम्राट अशोक का शासनकाल कब से कब तक था, ठीक है। हम चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल मैंने बता दिया, 321 से लेकर 297 ईसा पूर्व तक था। बिंदुसार का भी मैंने बता दिया, 297 से 273 था। सम्राट अशोक का शासनकाल कितना था, ये आपको कमेंट में उत्तर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63, विच इंडस्ट्री यूज्ड लाइमस्टोन एज रॉ मटेरियल। प्रश्न है आपका कि किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है आपका बर्तन, सीमेंट, प्लास्टिक, ऑटोमोबाइल। आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं प्रश्न को, ठीक है, ऐसा प्रश्न आ जाता है कभी कभी। तो जब आपको कुछ आइडिया ना हो ना, तो आप देख लीजिए कि चूने का पत्थर का किस में उपयोग किया जाएगा। बर्तन में तो नहीं, सीमेंट में उपयोग किया जा सकता है, प्लास्टिक में नहीं, ऑटोमोबाइल में भी नहीं किया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमेंट, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा डिटेल डिस्कशन देख लेते हैं इसमें। सीमेंट आधारभूत संरचना के निर्माण का एक क्या है? महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह जो हम लोग बनाते हैं सो, इसका आविष्कार सन 1824 में, सीमेंट का आविष्कार जो सो कब किया गया था? तो 1824 में, आज से करीब 201 साल पहले। अभी तो 2025 चल रहा है ना, 2024 से 200 साल पीछे जाएंगे तो 1824 आएगा। उस टाइम इंग्लैंड के पोर्टलैंड में किया गया था। कहाँ पे? 1824 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में किया गया था। इसके लिए चूना पत्थर, कोयला, जिप्सम, बॉक्साइट तथा चीका की आवश्यकता होती है। सीमेंट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है, कोयला का भी उपयोग किया जाता है, जिप्सम, बॉक्साइट और चीका का भी उपयोग किया जाता है। किसके लिए? तो सीमेंट का निर्माण करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, प्लास्टिक बनाने में, ठीक है। ये तो बात होगी आपका सीमेंट का। अब आपका ऑप्शन में है प्लास्टिक। बर्तन के लिए तो हम लोग जानते हैं स्टील वगैरह का यूज किया जाता है, कांसा का भी यूज किया जाता है, ठीक है, तो उसको मैंने डिस्कस नहीं किया है। प्लास्टिक के लिए हम लोग देखते हैं कि प्लास्टिक बनाने में मुख्य कच्चा माल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। क्या चीज़? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, जिनसे एथिलीन और प्रोपलीन जैसे मोनोमर बनाए जाते हैं, ठीक है। मोनोमर मतलब सिंगल, हम लोग केमिस्ट्री का ये टॉपिक है। मोनोमर बनाए जाते हैं जिन्हें फिर पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से प्लास्टिक में बदला जाता है, ठीक है। तो किसका? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। और किसका मोनोमर बनाया जाता है? तो एथिलीन और प्रोपलीन का, ठीक है। और फिर पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया के द्वारा इसको क्या किया जाता है? प्लास्टिक में बदल दिया जाता है। अच्छा, ऑटोमोबाइल का डिस्कशन आया यहाँ पे, ऑटोमोबाइल नाम आया। तो ऑटोमोबाइल में कच्चा माल जो है क्या क्या हो सकता है? स्टील रहता है, रबर रहता है, प्लास्टिक रहता है, एल्युमिनियम रहता है, ये सब रहता है कि नहीं? तो ये सब हो गया ऑटोमोबाइल में कच्चा माल के रूप में, ठीक है। अब सिलिकॉन भी रख सकते हैं ऑटोमोबाइल में कच्चा माल के रूप में, जो सिम कार्ड वगैरह, मेमोरी कार्ड में वो पीला कलर वगैरह का जो दिखता है सो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। कभी कभी प्रश्न बन जा सकता है कि ऑटोमोबाइल में कच्चा माल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, ये सब प्रश्न बन सकता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64, हु रोट द फेमस हिंदी नॉवेल तमस। मतलब तमस उपन्यास को, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है? यशपाल ने, नगेंद्र ने, त्रिलोचन ने या भीष्म साहनी ने? अच्छा, ये छूट गया क्या? भीष्म साहनी, ठीक है। तो कौन किए थे ये पूछ रहा है आपसे।
तो देखते हैं, तमस, बसंती, मियाँ दास की मारी, भीष्म साहनी का प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, मैंने यहाँ तमस को छोड़ करके और भी उनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है उसको मैंने डिस्कस किया यहाँ पे, क्योंकि पिछला बार सवाल बना था तमस से, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि नेक्स्ट बार भी तमस से प्रश्न पूछते। अगर भीष्म साहनी के बारे में ही पूछना है तो ये भी पूछ सकते हैं कि बसंती किसका उपन्यास है, मियाँ दास की मारी किसका उपन्यास है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि तमस भी, बसंती भी और मियाँ दास की मारी भी किनका प्रसिद्ध उपन्यास है, तो ये भीष्म साहनी का उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तमस उपन्यास में भीष्म साहनी द्वारा आज़ादी से पहले हुए सांप्रदायिक दंगों का विश्लेषण किया गया है। ठीक है, 1947 में जो आज़ादी मिला हम लोग को, उससे पहले सांप्रदायिक दंगा हुआ था, हिंदू मुस्लिम ये सब का दंगा हुआ था, तो उसके बारे में विश्लेषण किया गया किसमें, तमस में, जो किसके द्वारा लिखा गया, तो भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है। यशपाल, यशपाल के देख लेते हैं कुछ। दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, झूठा सच, जो 2 भागों में है, ये किनके द्वारा प्रसिद्ध लिखा गया उपन्यास है, तो यशपाल के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ठीक है, अब नागेंद्र का बात आ गया, तो नागेंद्र उपन्यास तो नहीं लिखे लेकिन इनका प्रसिद्ध काव्य है एक, क्या चीज़, धरती नाम से। किनका, तो नागेंद्र का। उपन्यास तो नहीं लिखे हैं ये, ठीक है, लेकिन प्रसिद्ध काव्य इनका है धरती। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। वेयर वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप इन इंडिया। भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, कौन सा, तो नाभिकीय विद्युत संयंत्र, और वो भी कौन सा, तो पहला। पहला प्रश्न बहुत बार बनता है, पहला से रिलेटेड जितना भी प्रश्न है उसको छोड़ना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो कहाँ पे किया गया था, तारापुर, ककरपुर, कैगा या कलपक्कम में। तो ये हम लोग लगभग सब कोई जानते हैं। ठीक है, कहाँ पे किया गया था, तो ये तारापुर में किया गया था। ठीक है, भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र TAPS तारापुर में वर्ष 1969 में शुरू किया गया था। कब, तो 1969 में। इसका निर्माण अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा। कैगा में स्थापित, ये जो कैगा ऑप्शन आया था, तो कैगा में स्थापित नाभिकीय विद्युत संयंत्र, जिसे कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में काली नदी के किनारे स्थित है, जो मार्च 2000 में कार्यरत है। अब देखिए, तारापुर के बारे में हम लोगों ने यहाँ सब चीज़ तो डिस्कस कर लिया, लेकिन प्रश्न तो कैगा के बारे में भी पूछ सकता है, तो कैगा के बारे में जो भी प्रश्न बन सकता है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, देख लेते हैं एक बार और कि जो कैगा में स्थापित नाभिकीय विद्युत संयंत्र है ना, उसका नाम क्या रखा गया, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इंग्लिश में कहेंगे कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन, जिस तरह से इसको कहेंगे तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, उसी तरह से ये होगा आपका कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन के नाम से जाना जाता है इनको। और ये कहाँ पे स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य के नॉर्थ साइड में कन्नड़ जिले में, कौन सा जिला, कन्नड़ जिले में काली नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो काली नदी के किनारे स्थित है। और अगर पूछे कब से कार्यरत है, तो मार्च 2000 से कार्यरत है। ठीक है, हो जाएगा, याद रह जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कलपक्कम आया था ऑप्शन आपका, कलपक्कम। कलपक्कम है आपका नाभिकीय विद्युत संयंत्र तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में स्थित है। कहाँ पे, तो तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले। ये आपका भारत का निचला भाग हो गया, तो ये आपका हो गया तमिलनाडु। ठीक है, ये तमिलनाडु कैसे हो गया, तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी के किनारे बना है और भारत का स्वदेशी परमाणु स्टेशन है। कौन सा, तो भारत का जो स्वदेशी परमाणु स्टेशन है, कौन सा, तो कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र। ककरपुर के बारे में तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, इसलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 66। ऑन विच रिवर इज द सरदार सरोवर डैम कंस्ट्रक्टेड। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। आप खुद से एनालिसिस करके देखिए ना, अभी तक 6 सेशन हम लोगों ने कंप्लीट कराया है, मतलब 6 सेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और ये 7वां नंबर का सेशन चल रहा है। और 7वां नंबर सेशन में ये आज हम लोगों का 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 70 क्वेश्चन में ये सिर्फ 70 क्वेश्चन है क्या, आप खुद से एनालिसिस कर लीजिए। इससे रिलेटेड और जितना भी टॉपिक बन सकता है, जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो ऑप्शन हो या क्वेश्चन से, या क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन बन रहा हो,
तो उसको भी हम लोगों ने अच्छे खासा तरीके से डिस्कस किया है। तो आप कम से कम एक एक क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं, चाहे तो 10 क्वेश्चन भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सिर्फ ये 70 क्वेश्चन नहीं है, बल्कि 700 क्वेश्चन है भाई। 700 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोगों ने किया, लगभग आप लेकर चल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इतना डिटेल्स, ये अच्छा खासा डिटेल्स हो जाता है और प्रश्न इससे बाहर आ भी नहीं सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं हम लोग, अपना कंटिन्यू करते हैं, बाकी जो है सो है, ठीक है। आप खुद से भी अपना एफर्ट लगाइए और मैं भी इधर से अपना एफर्ट लगा रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी सहयोग कर पाया तो मेरा ये सफल हो जाएगा मिशन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, ठीक है। देख रहे हैं तो थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। अभी तो नया बना हुआ है चैनल, तो मुझे भी अच्छा खासा मोटिवेशन मिलेगा अगर अच्छे से स्पीड में बढ़े सब चीज़, तो ठीक है। तो सपोर्ट कीजिए। बाकी चलिए हम लोग अपना कंटिन्यू रखते हैं। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर, नर्मदा नदी पर, गंगा नदी पर या यमुना नदी पर? तो ये काफ़ी कॉमन सवाल बन गया है, और तो ये किस, हम लोग सब जानते हैं लगभग किस पे, तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। अच्छा, बात आ गया नर्मदा नदी पर, तो नर्मदा नदी पे ये भी तो जानना जरूरी होगा कि क्या और भी बांध इसके ऊपर स्थित है जो प्रमुख है। तो देख लेते हैं। नर्मदा नदी पर स्थित सरदार सरोवर बांध गुजरात के नवगाम में बना एक गुरुत्व बांध है, ठीक है। कहाँ पे? तो गुजरात के नवगाम में, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो कहाँ पे सरदार सरोवर बांध कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात के नवगाम में। कहाँ पे? गुजरात के नवगाम में, ठीक है। यह बांध जो है सो 4 राज्यों, चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो और राजस्थान हो, में पानी तथा बिजली की आपूर्ति करता है। आप मैप में देख सकते हैं, इस टाइप का बना हुआ है, फिर उसके बाद ये ऐसे जाके ऐसे बना हुआ है, ठीक है। और इसके बाद ये ऐसे जाके ऐसे करके गया है भारत में। तो हम लोग जानते हैं कि ये गुजरात है, ठीक है। ये क्या है आपका? गुजरात। फिर मध्य प्रदेश, इसके जस्ट बगल में क्या है? मध्य प्रदेश। इसके नीचे क्या है? महाराष्ट्र। और राजस्थान, इसके ऊपर में राजस्थान। तो ये अपने चारों ओर का, मतलब तीनों साइड का जो स्टेट है उसमें आपूर्ति करता है, ठीक है। क्या चीज़? तो बिजली आपूर्ति करता है और पानी का आपूर्ति करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इस बांध की नींव 5 अप्रैल 1961 ईस्वी को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। तो कब नींव रखा गया था इसका? तो 5 अप्रैल 1961 को। और कौन इसका नींव रखे थे? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने रखी थी। और हम लोग जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू 1964 ईस्वी तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे, ठीक है। तो 1961 में रखा गया था। और इतना जान लीजिए कि प्रधानमंत्री रखे थे, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा कि 1961 है तो जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, ठीक है। तो ऑप्शन ये भी पूछ सके, अगर प्रश्न ये भी पूछे तो बना लीजिएगा अच्छे से। अच्छा, अब इंदिरा सागर बांध एमपी में, ये भी कहाँ पे है? तो नर्मदा नदी पे है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में स्थित है इंदिरा सागर बांध, ये भी कहाँ पे स्थित है? तो नर्मदा नदी पे स्थित है। सरदार सरोवर बांध भी नर्मदा नदी पर स्थित है, लेकिन ये गुजरात में है। और इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश भी नर्मदा नदी पर स्थित है, और ये कहाँ पे है? तो एमपी में है, ठीक है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी पर भी कोई बांध है क्या? तो होगा, लेकिन देखते ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध यारलुंग सांगपो जल विद्युत परियोजना है। कौन सा? तो यारलुंग सांगपो, नाम से क्या लग रहा है? किसके द्वारा हो सकता है? तो ये चीन के द्वारा, ठीक है। तो कौन सा? तो यारलुंग सांगपो जल विद्युत परियोजना किसके द्वारा कर रहा है, ये किया जा रहा है? तो चीन द्वारा। अच्छा, गंगा पे तो एक फरक्का बैराज बना हुआ है, ठीक है। क्या बना हुआ है? बैराज, फरक्का बैराज। कहाँ पे? तो वेस्ट बंगाल में। टिहरी बांध भी है गंगा नदी पे। कहाँ पे? तो उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर। भागीरथी और अलकनंदा मिलके क्या बनाते हैं? तो गंगा बनाते हैं कि नहीं? तो ये भागीरथी जो नदी है, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है, ठीक है। कहाँ पे? तो उत्तराखंड में। और एक ठो भीमगोड़ा बांध है। कौन सा? भीमगोड़ा बांध। और ये कहाँ पे? तो हरिद्वार में है और गंगा नदी में है, ठीक है। गंगा नदी के ऊपर स्थित है, हरिद्वार में भीमगोड़ा बांध। भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है टिहरी बांध। और फरक्का बैराज कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। फरक्का नाम से भी याद हो जाएगा कि कहाँ पे स्थित है ये, तो वेस्ट बंगाल में स्थित है, ठीक है। और ये याद रखना, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में है जो कि नर्मदा नदी पर है। और सरदार सरोवर बांध गुजरात में है जो कि ये भी नर्मदा नदी पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 67। खालिस्तान इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया।
मतलब भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो ये दोनों तो होगा नहीं, हो सकता है झारखंड या उड़ीसा, लेकिन झारखंड नहीं है, कौन सा है? तो उड़ीसा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, बॉक्साइट एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। ठीक है, बॉक्साइट जो है सो किसका ऑक्साइड है? एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। ठीक है, यह मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों तथा तटीय भागों में पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों, देखिए जैसे देखिए ये प्रायद्वीपीय भारत है ना, तो इसका जो पठारी क्षेत्र है ना उसमें पाया जाता है। ठीक है, और तटीय भागों, इधर से क्या है? अरब सागर है, और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, बंगाल खाड़ी है। तो ये जो तटीय भाग होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग तटीय इलाका। इधर भूमि हो गया, इधर वाटर हो गया, तो ये आपका क्या कहलाएगा? तटीय इलाका। तो वही चीज़ हो गया आपका, तो ये उड़ीसा हो गया कि नहीं? तो तटीय इलाका तो है इधर बंगाल की खाड़ी में, और पठारी क्षेत्र भी है। तो वही बोल रहा है कि जो यह मुख्यतः भारत के पठारी क्षेत्रों तथा तटीय भागों में पाया जाता है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। कौन सा है? तो उड़ीसा है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है। ठीक है, ओडिशा के कालाहांडी तथा कोरापुट जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कालाहांडी और कोरापुट जिले में। ठीक है, अच्छा, बॉक्साइट उत्पादन के अन्य क्षेत्र हैं। बॉक्साइट तो अन्य क्षेत्र में भी उत्पादन होता है ना, जैसे गुजरात हो गया आपका, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक एटसेट्रा, ये सब लगभग मतलब कुछ मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अब देख लेते हैं, ऑप्शन में आपका झारखंड भी था। तो झारखंड किस चीज़ में फेमस है, किस चीज़ के लिए फेमस है? तो झारखंड भारत का सबसे बड़ा कोयला, अभ्रक, काइनाइट और तांबा उत्पादक राज्य है। सबसे बड़ा किस चीज़ का? कोयला का, अभ्रक का, काइनाइट का और तांबा का। और झारखंड में एक चीज़ और खासियत है, देश का सबसे बड़ा लाह उत्पादक राज्य है। कौन सा? तो झारखंड। झारखंड देश का सबसे बड़ा लाह उत्पादक राज्य है। अब गुजरात भी आपका ऑप्शन में था, तो गुजरात के बारे में भी देख लेते हैं। गुजरात भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है। किस चीज़ का? तो नमक उत्पादक राज्य है, जहां देश के कुल नमक उत्पादन का 76%, 3/3 हिस्सा उत्पादित करता है। कौन? तो गुजरात, सॉरी, ये याद रखना है। ठीक है, गुजरात भारत में कपास, मूंगफली, दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। किसका किसका? तो कपास, मूंगफली और दूध का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है आपका। ऑप्शन नंबर में आपका था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भारत में मिर्च, मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कौन सा? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए, तो ये प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट, प्रश्न नंबर 67। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 68। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा वाज डेवलप्ड बाय, कह रहा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, चार्ल्स सिमोनी, पॉल एलन, जाप हडसन या जेम्स गॉसलिंग। तो किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स गॉसलिंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं जावा के बारे में, जावा का बात आ गया तो जावा जो है सो एक उच्च स्तरीय, मजबूत और सुरक्षित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावा क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, 1991 में जेम्स गॉसलिंग ने इसका आविष्कार किया था। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये 1999 में आया था, और किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स गॉसलिंग के द्वारा आविष्कार किया गया था। अच्छा, एक प्रश्न और बन सकता है कि ये भी पूछ सकता है कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा, इसका मूल नाम क्या था? तो परियोजना का जो मूल नाम था वो क्या था? तो ओक था, पूछ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान में रख लेना, ओक। लेकिन बाद में इसे बदलकर क्या कर दिया गया? जावा कर दिया गया। अच्छा, अब बात आ गया चार्ल्स सिमोनी का। तो चार्ल्स सिमोनी जो है सो माइक्रोसॉफ्ट में कार्य किए थे, और इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सब के डेवलपमेंट में अपना अहम योगदान दिए थे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सब हम लोग देखते हैं कि नहीं, तो इसमें अहम योगदान दिए थे। कौन? तो चार्ल्स सिमोनी साहब। अब देख लेते हैं पॉल एलन। पॉल एलन भी आपका ऑप्शन में है। तो पॉल एलन जो है सो 1975 में अपने बचपन के दोस्त बिल गेट्स के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की थी। कब? तो 1975 में। जॉब हडसन ने वायरलेस तकनीक का आविष्कार किया था, जैसे हो गया आपका ब्लूटूथ। ब्लूटूथ जो भी हम लोग देखते हैं ना अपना फोन में, तो इसका आविष्कार कौन किए थे? तो जॉब हडसन किए थे। ठीक है, चलिए,
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, इन विच ईयर डिड इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम्स। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था। ठीक है, ऑप्शन आपको 1900, 1925, 1914 या 1923। तो ये हम लोग सब जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीन्स भारत ने पहली बार ओलंपिक खेल में किस वर्ष भाग लिया था, तो 1900 ईस्वी में भाग लिया था। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896 ईस्वी में फ्रांस के बैरोन पियरे डी कोबार्टिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। ठीक है, याद रखना है आपको कि जो अभी खेल प्रतियोगिता चल रहा है ओलंपिक नाम से, इसका प्रारंभ 1896 में, कब, 1896 ईस्वी में फ्रांस के बैरोन पियरे डी कोबार्टिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। कहाँ पे, तो यूनान के एथेंस शहर में। ठीक है, इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। फर्स्ट हुआ था 1896 में, और सेकेंड जो हुआ था 1900 ईस्वी में, उसी में भारत ने पहली बार भाग लिया था। ठीक है, 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। भारत पहली बार ओलंपिक में वर्ष 1900 में शामिल हुआ, जो पेरिस में आयोजित हुआ था। ठीक है, फर्स्ट जो 1896 हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, यूनान के एथेंस शहर में हुआ था, और जो सेकेंड हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो पेरिस में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1900 ईस्वी में हुआ था, और भारत इसमें क्या हुआ था, पहली बार इसमें शामिल हुआ था। ठीक है, इसमें भारत के नाम पर ब्रिटिश नागरिक नॉर्मन प्रिचर्ड ने एथलेटिक्स स्पर्धाओं में हिस्सा लिया और 2 रजत पदक जीते। ठीक है, इससे देखिए क्या क्या याद रखना है। तो भारत के नाम पर कौन से ब्रिटिश नागरिक शामिल हुए थे इसमें, तो नॉर्मन प्रिचर्ड, मतलब भारत की ओर से कौन खेले थे, तो नॉर्मन प्रिचर्ड खेले थे। ठीक है, और हिस्सा लेकर के उन्होंने क्या पदक जीता था, तो 2 रजत पदक जीते थे। ठीक है, तो भारत जो है अपना पहला ओलंपिक खेल में कौन सा पदक जीता था, रजत पदक जीता था। और कितने रजत पदक जीता था, तो 2 रजत पदक जीता था। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, हु लॉन्च द सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी या HD देवगौड़ा। तो अटल बिहारी, ये सुकन्या समृद्धि योजना तो अभी हाल फिलहाल में आया, तो अभी PM कौन है अभी, तो नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी ने इसका आविष्कार शुभारंभ किया था। ठीक है, किसका, तो सुकन्या समृद्धि योजना का। कौन, तो नरेंद्र मोदी। अब देख लेते हैं थोड़ा सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। तो इसका जो शुभारंभ है 2015 में किया गया था, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह क्या है, एक छोटी बचत को प्रोत्साहन देने हेतु, मतलब एक छोटी बचत को क्या करता है, प्रोत्साहन देता है। बालिकाओं की विशेष जमा योजना है। क्या चीज़ है, बालिकाओं की विशेष जमा योजना है। इसमें जन्म से लेकर 10 साल की उम्र तक की बच्ची का खाता खोला जा सकता है। किससे, जन्म से लेकर 10 साल तक की बच्ची का खाता खोला जा सकता है। ठीक है, तो ये आज का सेशन कंप्लीट हुआ। आप लोगों का इसमें, आप लोगों को प्रश्न मिला है इसमें एक ये कि अशोक का शासनकाल बताना है, कब से कब तक था सो। ठीक है, यही प्रश्न है आज के सेशन का। तो चलिए, कैसा लगा सेशन आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ कमियां रह जाती है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसे सुधार करने का प्रयास करूँगा। और आप लोग बताते नहीं हैं कैसा लग रहा है, कैसा लगा सेशन, ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही और वीडियो लेकर के आता रहूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू।